welcome to UPSC Success Academy. Today we'll be starting with our first class. तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ 2-3 जनरल क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ कि भाई क्लास का मीडियम क्या होगा. दैट विल बी इंग्लिश. कि सेकंड क्वेश्चन क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स का कि भाई नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. सो आई विल ट्राई टू गिव नोट्स बट आई विल इंसिस्ट कि भाई आप अपने नोट्स खुद बनाओ. और जो तीसरा क्वेश्चन होता है कि भाई आंसर राइटिंग कब से करनी है. देखो यार, मैं इस क्लास में आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ जो कि सफिशिएंट है आंसर राइटिंग के लिए. हाँ, तो इनिशियली ना मेन दिक्कत ये नहीं आएगी कि भाई कंटेंट क्या है. इनिशियली आपको दिक्कत आएगी कि भाई उस कंटेंट को अरेंज कैसे करना है. हाँ, तो और ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होएगी जब आप बार बार आंसर लिखेंगे और उस पर इम्प्रूव करेंगे. हाँ, और जो फाइनल क्वेश्चन है कि भाई क्लास का फ्लो कैसे होगा. सो आई ट्राई टू लिंक टॉपिक्स इन ए इंटीग्रेटेड वे. मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लूँगा सिलेबस से और उसको फर्दर टॉपिक्स के साथ लिंक करता चला जाऊँगा. तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो व्हाट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? बेसिकली ये इट इज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी जिसका काम क्या है, लॉज को इन्फोर्स करना, क्राइम को एडजुडिकेट करना और करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट. तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है सॉल्विंग अ लीगल डिस्प्यूट. तो CGS का मेन एम क्या है अपना? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम थ्रू फ्री एंड फेयर ट्रायल. अगर क्राइम प्रिवेंट होगा तो उससे क्या होगा कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होगा सोसाइटी में. अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है तो जो वल्नरेबल सेक्शन है दे विल बी प्रोटेक्टेड. अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो विल पनिश द ट्रांसग्रेसर. उसके बाद जो विक्टिम है दैट विल बी रिहेबिलिटेटेड एंड दिस विल इंश्योर दैट कि भाई जो क्विक जस्टिस है इज़ प्रोवाइडेड टू द विक्टिम. तो पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो बेसिकली अपने दो पिलर हैं, एक है लीगल फ्रेमवर्क, एक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. लीगल फ्रेमवर्क में क्या आता है अपना? IPC दैट इज़ इंडियन पिनल कोड, दूसरा CRPC दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा CPC दैट इज़ सिविल प्रोसीजर कोड. जो इंस्टीट्यूशनल पिलर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 4. एक तो होता है पुलिस, दूसरा जुडिशरी, तीसरा प्रोसिक्यूटर, फोर्थ प्रिजन. हाँ यार देखो, जो चीज़ समझाने की होगी आई विल ट्राई कि भाई मैं वो समझाऊँ, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है तो उसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं. हाँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि बस आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो दे दूँ और जो समझाने की चीज़ है उसको ईजी और एक अफेक्टिव वे में रख दूँ ताकि दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड लर्न. तो देखो यार, NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है दैट इज़ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो क्राइम रेट है दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय 28%. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको याद करनी है. ओके. जो साइबर क्राइम है दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय 4%. जो कन्विक्शन रेट है दैट इज़ 29%. कन्विक्शन रेट क्या होता है कि भाई जो भी क्रिमिनल है उसको सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही. तो अगर 100 क्रिमिनल हैं तो उसमें से 29 को सज़ा मिल रही है. ठीक है. हाँ, तो कन्विक्शन रेट में जो मर्डर का कन्विक्शन रेट क्या है दैट इज़ 41% और रेप का कन्विक्शन क्या है 39%. नियरली जो 67% इंडिविजुअल हैं दे आर अंडर ट्रायल्स. अंडर ट्रायल्स का मतलब उनका अभी केस चल रहा है कोर्ट में और अभी जो भी है प्रॉपर पूरी सुनवाई नहीं हुई है. और जो प्रिजन हैं दे आर ओवर क्राउडेड बाय 121% ऑफ देयर कैपेसिटी. की भाई जितनी उनकी कैपेसिटी है उसका भी 121% फील्ड हैं, ओवर क्राउडेड हैं वो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, लिख देता हूँ मैं इसको, नेशनल जुडिशियल
डाटा ग्रिड, ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड नियरली 4.4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी, ठीक है। अगर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पुअर होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही पुअर होगा तो देर विल बी ट्रस्ट डेफिसिट इन डेमोक्रेसी। अगर भाई किसी को सजा ही नहीं मिलेगी तो तो कौन डेमोक्रेसी में बिलीव करेगा। दूसरा क्या है कि भाई देर विल बी राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, जैसे ये गुंडे मवाली, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स। जो मतलब स्टेट कौन है, गवर्नमेंट, तो जो नॉन स्टेट हैं उन एक्टर्स का राइज होगा। तीसरा जो फिनोमिना है जैसे मॉब लिंचिंग, दे विल बी वेरी मच इन अफेक्ट। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तो देर विल बी पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो क्या होगा उससे कि भाई जो एफडीआई है, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम आगे जो भी कभी इकोनॉमी करेंगे तो उसमें डील करेंगे। तो जो एफडीआई है वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर एफडीआई डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या होगा, बेसिकली जो अपना फॉरेक्स है, फॉरेक्स डिक्रीज़ होगा। अगर फॉरेक्स डिक्रीज़ होगा तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन विल बिकम वल्नरेबल। जैसे अभी मतलब हाँ, जैसे ये श्रीलंका पाकिस्तान के साथ हम यूँ देखते हैं कि भाई आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं रिगार्डिंग कि भाई उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उसकी वैल्यू बिल्कुल कम होती जा रही है। हाँ, तो इसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। हाँ, तो दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा पुअर ईज ऑफ डूइंग, पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जो टूरिज़्म है दैट विल डिक्रीज। अदर इम्पैक्ट्स क्या होंगे, देयर विल बी ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जैसे मैंने आईआईटी से अपनी स्टडी की, उसके बाद मैं अमेरिका जाके वहाँ सेटल हो जाऊँ, सॉरी दैट इज़ ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लॉज हैं दैट विल बी इनफेक्टिव। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, देयर विल बी इंक्रीज इन पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इसको इंक्रीज इन पेंडेंसी ऑफ केसेस को देखते हैं क्या है। हाँ, तो मेन रीज़न क्या है कि भाई जो केसेस की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपको याद है तो बताइए कि भाई ऊपर हमने कितने केसेस पेंडिंग हैं बिफोर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। ठीक है, उसका आंसर कमेंट में लिख देना। हाँ, तो जो मेन रीज़न है चलो उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ वैकेंसी, वैकेंसी एट पुलिस लेवल एंड एट जुडिशियल लेवल। अकॉर्डिंग टू यूएन नियरली 222 पुलिस पर्सनल पर लैक पॉपुलेशन आर देयर, बट इंडिया में ये सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 144 पुलिस पर्सनल पर लैक। और जो नियरली 50 जज होने चाहिए फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, 21। जुडिशियल लेवल पे नियरली 37% वैकेंसी हैं इन हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में 21%। और आपको ये भी पता होगा कि भाई रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी थी वो अभी फिल्ड की हैं। तो सेकंड मेन रीज़न, इम्पोर्टेंट रीज़न क्या कि भाई आर्काइक लॉज हैं, कि भाई कभी लॉ बना दी, जैसे सिडेशन है ये 1872 की लॉ है। हाँ, तो तीसरा मेन रीज़न क्या है, एडजर्नमेंट जैसे फिनोमिना प्रेवलेंट है। अब ये एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट होता है तारीख पे तारीख, ठीक है। फोर्थ क्या है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दैट इज़ वेरी पुअर इन लोअर जुडिशरी। मोस्टली तो क्या है कि भाई जो ज़्यादातर जो ये लोअर जुडिशरी इसमें तो कोर्ट रूम्स ही नहीं है। जो अदर इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है,
देर इज़ राइजिंग PIL. PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट विल बी डीलिंग इन आवर फ्यूचर क्लासेस. नेक्स्ट क्या है? लो ADR मैकेनिज़्म. ADR मीन्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म. इसको भी आगे देखेंगे कि भाई, चलो मैं बेसिकली बता देता हूँ ADR क्या होता है. नॉर्मली हम जो केस है वो कोर्ट के थ्रू सोल्व करते हैं, वो होता है लीगल वे. और ADR मीन्स कि बिना कोर्ट जाए जो डिस्प्यूट है उसको सोल्व करना. नॉर्मली आपने अगर सुना हो तो समझौता बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में ADR. अनदर मेन रीज़न क्या है कि भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूटर्स हैं दे आर डिक्रीजिंग. अनदर मेन इम्पोर्टेंट इज़ कोई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. तो गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर NJAC, जो कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है. ठीक है. हाँ, तो जो नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ हैं दे आर इंक्रीजिंग फॉर जुडिशरी. तो जुडिशरी की क्या होती है, मतलब जैसे समर ब्रेक होता है इनका, विंटर ब्रेक होता है, तो अगर इतने ब्रेक होंगे, ऊपर से इतनी ज़्यादा पेंडेंसी, ऊपर से इतनी ज़्यादा राइजिंग PIL, तो बेसिकली दैट विल कंटिन्यू टू पाइल अप. ठीक है. और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ अ मेजर लिटिगेंट. तो देखो यार, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऐसा फ्रेज लिखना है कि भाई जो जुडिशरी इज़ फेसिंग फ्रॉम ब्रोकन विंडो सिंड्रोम. इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज़ करो एक घर खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, और मतलब अगर उसका जो शीशा है वो टूटा हुआ है, तो पीपल क्या करेंगे कि भाई हाँ कोई नहीं रहता, चलो दूसरा भी तोड़ देते हैं. हाँ, तो इसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो सिंड्रोम. तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है हमें? वी शुड शो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम. कि अगर हम क्राइम पे टॉलरेट ही नहीं करेंगे तो कोई क्राइम करेगा ही नहीं. तो एक क्योट है जिसको आप एथिक्स पेपर या फिर जहाँ भी आपकी नीड हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ठीक है. कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं जो मतलब जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि भाई राइट सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग दैट. तो इसके रिगार्डिंग क्या है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो पेंडेंसी के केसेस, जो इन बापू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1978, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल है ना, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट. अभी ये लगा लो कि भाई अगर कोई पर्सन है, अभी क्या क्या हालत चल रही है अपनी जुडिशरी की, कि मतलब जो पर्सन अभी 70 ईयर्स की एज में है और उनकी कभी आज तक यूँ सुनवाई ही नहीं हुई है. हाँ, तो ऐसी सी हालत है जुडिशरी की. हाँ, तो अदर इम्पोर्टेंट केस है कि इन करतारपुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जुडिशरी ने क्या बोला कि भाई जो ये पेंडेंसी है केसेस की, इससे जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है. ठीक है. हाँ, तो पेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ ई-कोर्ट्स. ई-कोर्ट्स का काम क्या है कि भाई जो पेपर वर्क है उसको डिक्रीज़ करना. और ये जनरली अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने प्रोसेस को ऑनलाइन कर रहा है. दूसरा होता है लिम्स, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता था पहले, अगर जैसे कोई फाइल है वो डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट में पास होनी है, जैसे 3 डिपार्टमेंट में पास होनी है, तो पहले वो इस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फिर यहाँ से अप्रूवल होके इस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फिर तो इससे क्या होता था भाई जो काम है ना उसमें काफ़ी सारा डिले हो जाता था. तो अभी इन्होंने क्या किया है कि भाई जो ये फाइल है इसको एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रख देंगे, तो इस फाइल को जो तीनों डिपार्टमेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है टेलीलॉज एंड न्याय मित्रा. तो ये टेलीलॉज एंड न्याय मित्रा का काम क्या है? जो अपने बेसिकली जो जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड मेंबर हैं वो क्या करेंगे, जो लिटिगेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे कि भाई हाँ कैसे किस किस प्रोसीजर में, किस वे में हमें जो लिटिगेशन वो फाइल करनी है और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है. जो अदर इनिशिएटिव दैट इज़ ADR मैकेनिज़्म.
ADR मैकेनिज्म, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो मैंने ऊपर बताया था, इसको इन फ्यूचर क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, जैसे लोक अदालत हो गई, नेल्सा हो गया। नेल्सा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो अगर इसको देखें ना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है नेल्सा के रिगार्डिंग, तो इसको एक बार देख लेना, बाकी तो मैं करा दूंगा। तो अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या है? एस्टेब्लिशिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। और अनदर मेजर इनिशिएटिव क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अगर कोई इंटर स्टेट क्राइम है तो उसमें जो क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम बनाया था। क्या है ये? और लिख देता हूँ इसको, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो बेसिकली फ्यूचर स्टेप क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के या जुडिशरी के इस पेंडेंसी को कम करने के लिए? तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट शुड बी, जो फंडिंग है ना जुडिशरी की, वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। जो करंट फंडिंग है दैट इज़ नियरली 0.9%। हाँ, सो वी शुड इंक्रीज द फंडिंग ऑफ जुडिशरी। दूसरा, वी शुड कम विद अ न्यू लिटिगेशन पॉलिसी। जैसे हमने पहले देखा था कि भी जो गवर्नमेंट है वो ही मेजर लिटिगेंट है। अब गवर्नमेंट ही मेजर लिटिगेंट होगा तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ पॉलिसी कि भाई कौन सी लिटिगेशन कोर्ट में जानी चाहिए, या फिर क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या क्या सेफ गार्ड मैकेनिज्म होने चाहिए। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस। वी शुड एस्टेब्लिश ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस। इससे क्या आएगा कि भाई जो हमने ऊपर देखा था कि भाई जुडिशली अकाउंटेबल नहीं है, तो दिस विल प्रमोट कि भाई जो जुडिशरी है वो अकाउंटेबल होगी। जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में एक ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू जो यूपीएससी है वो अपॉइंट करती है डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट ऑफिसर्स को। तो सिमिलरली ये AIGS पे वही है। जो अनदर मेजर स्टेप है दैट इज़ रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट PIL स्क्रीनिंग। हाँ, हमने ऊपर देखा कि भाई जो PIL है ऑन द राइज। अनदर जो CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही सेड टू एस्टेब्लिश है दैट वी शुड एस्टेब्लिश एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, जिसका मेन काम क्या होएगा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना। हमने देखा कि भाई कैसे कैसे जो लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो अनदर स्टेप है दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ मोर एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस। कि भाई जो पेंडेंसी है, केसेस की पेंडेंसी कम कैसे होगी, या तो हम ज़्यादा केसेस लें या फिर जो वैकेंसी अपनी उसको कम करके ज़्यादा केस सोल्व करें, है ना। दो ही सिंपल तरीके हैं। तीसरा क्या है भाई? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी ये क्या सीन, अभी मतलब आपने देखा होगा कि भाई जो जुडिशरी है कोलिजियम के थ्रू बेसिकली किसी लॉयर या फिर किसी जज का नाम हायर कोर्ट के लिए अप्रूव करती है, फिर जो फाइनल अप्रूवल है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का, कि भाई अपॉइंट करना है या नहीं करना। हाँ, तो बेसिकली जो जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कंसेंसस होना चाहिए, ताकि भाई जो अपॉइंटमेंट है जजेस का वो इजी हो जाए और जो पेंडेंसी है उससे कम हो सके। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है कि भाई इट शुड कम विद अ नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी, कि भाई जो इससे इजी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके और मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन या फिर पुअर सेक्शन है उनकी भी हेल्प की जा सके। तो कंक्लूजन क्या है अपना? जो पेंडेंसी है दैट कैन नॉट बी सोल्व बाय ए सिंगल रिफॉर्म, जो सिंगल है दैट शुड बी होलिस्टिक। वी नीड टू इंटीग्रेट इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहाँ जो एवरी यूनिट है एक यूनिफाइड वे में काम करे। ठीक है, तो यार ये दो क्वेश्चंस हैं जो ट्राई कीजिए कि भाई लिख के लाइए और इसको कमेंट्स में डालिए। आई विल ट्राई टू सी कि भाई मैं भी देखता हूँ यार कितने देख पाता हूँ, बाकी मैं जितने पॉसिबल होगा रिव्यू कर दूंगा क्वेश्चंस। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म आर नीडेड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कमेंट।
कि भाई क्या कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि देर इज़ ए प्रेसिंग नीड टू क्लियर पेंडेंसी इन जुडिशियली। ठीक है, डिस्कस द मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सोल्व द पेंडेंसी। डिस्कस या फिर इसको कमेंट कर लीजिए। हाँ, तो इनिशियली अगर यूँ जनरली कुछ पूछोगे कि भाई कमेंट डिस्कस में क्या डिफरेंस है, तो वो आगे फर्दर जो उनसे राइटिंग क्लास उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, तो यार ये 2 क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ट्राई देखो यार, क्लास ना मतलब अगर एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, मतलब मिनिमम 2-3 बार इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और देखो यार 5 मिनट से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो लेगा भी नहीं रिवाइज़ करने में। हाँ, तो बस यही है कि रिवाइज़ करते रहिए और लेट्स क्रैक यूपीएससी। थैंक यू।